नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में देखा जा रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के समर्थित दल ही उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जैसे माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब एनडीए के समर्थित जितने भी दल हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात कर ली जाए जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। और चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान सीएम पद के दावेदार के तौर पर खुद को देखते हैं। वहीं अगर यहाँ पर बात कर ली जाए सम्राट चौधरी की, तो वो नीतीश कुमार से इधर हटकर कहीं ना कहीं खुद को सीएम पद का दावेदार बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन एनडीए का साफ रुख है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का साफ रुख है कि नीतीश कुमार ही 10वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे। और कुछ समय पहले नीतीश कुमार भी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि एनडीए का गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो असमंजस की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंतापूर्ण है एनडीए गठबंधन के लिए। लेकिन देखा जाए तो पशुपति पारस जो कि आरएलजेपी के प्रमुख हैं, वो भी कहीं ना कहीं 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात हाल ही में कहते हुए नजर आए। और ऐसे में अब पशुपति पारस का अकेले के दम पर चुनाव लड़ना ये संकेत दे रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं। और अगर पशुपति पारस विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालते हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ झुक जाते हैं, तो क्या इंडिया का खेल बिहार की राजनीति में बिगड़ता हुआ नजर आएगा? इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं क्या कुछ लगता है जिस तरह से बिहार की राजनीति में समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखा जाए तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बीच जो अनबन है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए तो शांत है, लेकिन देखा जाए तो हो सकता है विधानसभा चुनाव जैसे और नजदीक आते हैं तो उनकी अनबन दोबारा भी शुरू हो सकती है। और वहीं साथ ही बात की जाए चिराग पासवान की, वो भी बड़ी मांग करते हुए नजर आते हैं। जीतन राम मांझी बड़ी मांग करते हुए नजर आते हैं। वहीं पशुपति पारस एनडीए गठबंधन के घटक दल होने के साथ साथ उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा और एनडीए का सुपड़ा साफ होगा बिहार की राजनीति में से? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार के जो समीकरण है वो काफ़ी बदल सकते हैं, क्योंकि अंतरकलह की जो स्थिति बन रही है पार्टी के अंदर ही, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के बाद हटाए जाने के बाद कहीं ना कहीं फिर बिहार की सियासत में खलबली देखने को मिली है। वहीं अगर देखा जाए पशुपति पारस ने जब से ये बोला है कि 203 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, अगर देखा जाए चिराग पासवान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जीतन राम मांझी को आपने देखा ही कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के ऊपर किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, फिर बाद में उन्हीं की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं। तो आप देखिए उलझी हुई राजनीति है कहीं ना कहीं बिहार की। कब कौन बदल जाए, कब किसका पासा बदल जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं तेजस्वी यादव की अगर बात कर लिया जाए, मनीष तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस बार नीतीश कुमार को खुलकर घेरते हुए नजर आए, जिससे ये बातें निकल कर आती है कि अब तेजस्वी यादव को भी लग गया है कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदलने वाले हैं। यही कारण है कि विपक्ष को घेर के ही राजनीतिकरण कर लिया जाए या राजनीति कर ली जाए, यही फिराक में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लगे हैं। तो समीकरण तो बन रहा है, लेकिन वो किसके पक्ष में बन रहा है अभी इस पर किसी भी तरीके की छवि जो है वो साफ नहीं हुई है। वहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी के तर्ज पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव रैली और जनसभा करते हुए नजर आए थे, पदयात्रा करते हुए नजर आए थे, उससे उनको फायदा जरूर मिला था, लेकिन केवल 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण अलग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जनता चाहेगी या नहीं चाहेगी। जब वो पलटी मार के बीजेपी का उन्होंने रुख किया था, कहीं ना कहीं उनकी बहुत किरकिरी होते हुए नजर आई थी। लगातार कहीं ना कहीं बिहार में बोर्ड लगते हुए नजर आए कि पलटू चाचा नीतीश कुमार सबके हैं। इस तरीके की जब कवायद चालू हो गई तो कहीं ना कहीं जो उनकी स्थिति है, जो उनका वो एक ऑरा था, वो धूमिल होता हुआ नजर आया। फिर ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आप देखिए कि गिर पड़ के कैसे करके कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वही बीमा भारती का आपने देखा किस तरीके से तमाम इल्जाम लगाते हुए नजर आई, किडनैपिंग का, मारपीट का, तमाम ऐसे दावे करते हुए नजर आई जो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही थी। हालांकि वोट तो उनको जबरदस्ती जाके दिलवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो आरजेडी का रुख कर लेती है, फिर आरजेडी से उनका मोह भंग होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में देखिए समीकरण कहीं ना कहीं बदल रहे हैं, बन रहे हैं। ऐसे में किसके पक्ष में जाएंगे? अगर पार्टी की अंतरकलह जो है वो खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से इस बार बिहार में निर्णायक भूमिका में रहने वाली है। गिरते पड़ते कहीं ना कहीं सरकार बना लेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो ये जो छोटे छोटे दल हैं, जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी और पशुपति पारस और चिराग पासवान, अगर इनमें फूट पड़ जाती है तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन इसका फायदा उठाते हुए नजर आएगा। क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से
उखाड़ फेंकने के लिए महागठबंधन किया गया और जी। महागठबंधन जो किया गया कहीं ना कहीं उसका फायदा भी देखने को मिला अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर, खासकर उत्तर प्रदेश में। जी। तो यही समीकरण अगर बिहार में भी बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो खेल है वो बिगड़ सकता है और इंडिया गठबंधन को इसका फायदा देखने को मिलेगा अंतर कलह की वजह से। बिल्कुल, तो अब ऐसे में इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा अंतर कलह की वजह से, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अब यहाँ पर पशुपति पारस खुल के यहाँ पर ऐलान करते हुए नजर आए कि 243 सीटों पर विधानसभा के चुनाव में लड़ने की उनकी तैयारियां पूरी हैं। और ऐसे में अब 243 सीटों पर अगर पशुपति पारस उतरते हैं तो स्थिति साफ है कि एनडीए के माध्यम से यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि एनडीए से बगावत करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं पशुपति पारस देखे जा रहे हैं। तो एनडीए से बगावत करने के बाद अगर इंडिया गठबंधन यहाँ पर कोई बड़ा ऑफर देता है और पशुपति पारस यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब रहते हैं तो यहाँ पर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और यहाँ बात करें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इन बड़े चेहरों की क्या कुछ मुख्य भूमिका रह जाती है और क्या आने वाले समय में जो और चुनाव होने हैं उसमें यहाँ पर इनको मौका मिलता है या फिर नहीं, और नीतीश कुमार क्या वाकई 10वीं बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं। अब वही अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ पर अब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनने का यहाँ पर सपना देखते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखें तो उसमें उसकी जद्दोजहद में भी लगे हैं कि वो सपना पूरा हो जाए। तो क्या यहाँ पर पशुपति पारस के माध्यम से नीतीश कुमार को एक बड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, वह घायल शेर की तरह कहीं ना कहीं मैदान में उतरे हैं और उनके अंदर की टीस है कि वो जो 203 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को आगे करके उनको एकदम से दरकिनार कर देना पशुपति पारस का भी बहुत योगदान रहा है एनडीए में। लेकिन इस तरीके से उनको बेइज्जती करना, कहीं ना कहीं जब उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया तभी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि आरजेडी की तरफ से उनको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, चाहे डिप्टी सीएम बनने का मिल सकता है, चाहे सीएम बनने का मिल सकता है, और यही कारण बनता कहीं ना कहीं एनडीए में फूट का। लेकिन पशुपति पारस निर्दलीय चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं उतरना चाहते हैं, अपने हालांकि अपनी पार्टी से उतरेंगे लेकिन किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। तो ऐसे में आपने पप्पू यादव का भी देखा, हालांकि उनका जो रुझान था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से था, लेकिन जब उधर से कोई किसी भी तरीके का कोई अंदेशा आता हुआ नहीं दिखाई देता, कोई संदेश नहीं मिलता है तो अकेले ही चुनावी मैदान में कूद पड़ते हैं। वही पशुपति पारस की स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर वो 2-4 सीटें भी निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए उनका कद बढ़ जाएगा और पासा बदलता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है उनके लिए बदल सकता है, उनके लिए जो एक सोच है वो भी बदल सकती है और चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चिराग पासवान जो 5 सीटों पर अपना दबदबा कायम किए हैं, कहीं ना कहीं वो फिर पशुपति पारस की वजह से धूमिल होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में चिराग पासवान को एक बड़ी चुनौती यहाँ पर पशुपति पारस देते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार को एक बड़ी चुनौती उन्होंने दे दी है यहाँ पर 243 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में क्या पशुपति पारस अपने कद को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। और अगर उनका राजनीतिक कद बिहार की राजनीति में बढ़ता है तो क्या इंडिया गठबंधन से यहाँ पर ताल्लुक सुधरते हुए नजर आएंगे, तो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन में उनको यहाँ पर ठीक तरह से पूछा नहीं जा रहा है, उनको यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो तवज्जो ना मिलना कहीं ना कहीं बड़ा कारण बन जाएगा एनडीए से बगावत का पशुपति पारस के लिए। तो वाकई देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से पशुपति पारस ने 243 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की बात कही है, तो ये नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत स्थिति में मानते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो बिहार के अंदर बढ़ते अपराध, बढ़ता भ्रष्टाचार, तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आया है, तो उन चीजों से उबरने के लिए नीतीश कुमार उन पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाने की पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है एनडीए के जो समर्थित दल हैं वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करके, ज्यादा से ज्यादा पदों की मांग करके यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसका फायदा वाकई पशुपति पारस को मिलता हुआ नजर आएगा, और पशुपति पारस ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर निकाल लेते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे, एनडीए से बगावत करते हुए नजर आएंगे? और अगर पशुपति पारस एनडीए से बगावत कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और साथ ही जेडीयू का खेल किस तरह से बिहार की राजनीति में बिगड़ने वाला है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।